दिस इज शिवम हियर। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो अब तक हम क्या करते आ रहे थे, जैसे यहाँ पर मेरा कोई चार्ज Q1 गिवन है, यहाँ पर कोई चार्ज Q2 गिवन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमारे पास, R गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सिंपली F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हम कर रहे थे बिल्कुल मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, क्योंकि 2D में था तो डायरेक्शन निकालने में हमें इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जब बात करते हैं हम 3D में, जैसे कि यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरे पास कोई एक चार्ज Q1 है, यहाँ कोई चार्ज Q2 है, अब इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये चला गया 3D में। अब इसको लिखा कैसे जाए, तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लेकिन इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक आना चाहिए वेक्टर के बारे में, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, एंड वेक्टर में जैसे कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद क्या पता होना चाहिए हमें, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में क्या होते हैं, एंड फाइनल पता होना चाहिए हमें यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हम इन तीनों चीज़ों को या चारों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे तब हमारे लिए ये लॉ यूज कर पाना एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर वेक्टर से। वेक्टर क्या होता है ना, देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई एक वेक्टर गिवन है, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें इसका होता है मैग्नीट्यूड एंड इसकी होती है यहाँ पर डायरेक्शन। ओके, ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड एंड ये होती है हमारी डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 एंड इसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। ये होता है बेसिक वेक्टर। अगर बात करी जाए यहाँ पर, अब बात करते हैं हम पोजीशन वेक्टर की। वेक्टर हमने समझ लिया, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम पोजीशन वेक्टर की। तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर कोई भी एक कार्टेशियन फॉर्म ले ली हमने एक्स एंड वाई एक्सिस में। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने मान लिया पॉइंट P, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, और इसको वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 2 and 3। ओके, अब क्या करना है, हमें इसका निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए क्या करना होता है, सिंपल यहाँ पर जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इसको मिला दो पॉइंट P को, एंड पॉइंट P का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, एक तीर का निशान, यानी कि हेड बनाना है इसका। सिंपल ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, क्योंकि ये वेक्टर बन चुका है यहाँ पर, तो हमें इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे OP वेक्टर, या फिर चाहे तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया R वेक्टर। तो इस तरीके से मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ। अब क्या करनी है, इसकी वेक्टर फॉर्म हमें लिख के बतानी है। तो उसके लिए हमें P की भी वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी एंड O की भी वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारी हेल्प करेंगे यहाँ पर यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये हमारे पास जेड एक्सिस है। यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो x इक्वल टू 2 तो आ गई, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर बनाना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, जैसे ax कोई वेक्टर हो गया मेरा यहाँ पर x डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, इसका मैग्नीट्यूड लूंगा। मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना गिवन है, मुझे 2 गिवन है। अब इसकी चाहिए हमें डायरेक्शन, जो बताती है हमें क्या, यूनिट वेक्टर, जो बताता है हमें डायरेक्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं आई कैप मतलब कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर y में बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं जे कैप, एंड z की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं के कैप। तो उसके इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं P वेक्टर, तो P वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को देखो, 2 एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, तो 2 एंड एक्स एक्सिस के लिए चाहिए हमें यहाँ पर I, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप, प्लस यहाँ पर अब z के लिए, सॉरी y के लिए क्या गिवन है, यहाँ पर 3 गिवन है। तो 3 के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली 3 एंड इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर j कैप, तो 2i कैप प्लस 3j कैप हमारा P का वेक्टर फॉर्म निकल कर आ गया। अब क्या करना है, हमें यही काम करना है O के लिए भी, यानी कि हमें O को भी वेक्टर के फॉर्म में बनाकर लिखना है। तो सिंपल सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएंगे। तो 0 0 मतलब 0i कैप एंड 0j कैप, मतलब ये 0 ही बना रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर R वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें करना है हेड माइनस टेल। ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे हम इसको पोजीशन वेक्टर को आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल हेड के जितने भी यहाँ पर आई कैप और जे कैप है उसको माइनस करो तुम टेल वाले यानी कि 0 0 से। तो क्या करेंगे हम, सिंपल जब 2 आई कैप में से 0 आई कैप माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 आई कैप। तो यहाँ पर लिखो 2 आई कैप। एंड जब 3 जे कैप में से यहाँ पर 0 जे कैप माइनस करोगे तो सिंपल क्या आएगा 3 जे कैप। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ गई। यानी कि यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर निकल के आया इस ओपी वेक्टर का वो ये आया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पर मेरा कोई वेक्टर जा रहा है जैसे कि ए वेक्टर, ओके, एंड सेकंड मेरा वेक्टर निकलता है यहाँ से इसके हेड से और इसके टेल इस तरीके से बी वेक्टर। देन अगर मेरा थर्ड वेक्टर यहां से लेकर इस तरीके से इसके टेल से लेकर इसके लास्ट हेड तक जाता है इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर होता है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि इन दोनों वेक्टर का, ये वाले वेक्टर का एंड ये वाले वेक्टर का रिजल्टेंट जो सम होता है वेक्टर फॉर्म में वो ये होता है आर। तो इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप कि बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हमारे लिए ये चीजें जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, जिसको हम अब समझते हैं। तो इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। जैसे यहीं पहले हमने किया था, यहाँ पर चार्ज Q1 ले लिया था एंड यहाँ पर हमने कोई चार्ज Q2 मान लिया था एंड इनके बीच की डिस्टेंस हमें कितनी गिवन थी, R डिस्टेंस गिवन थी। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको लेकर जाना है कार्टेशियन फॉर्म में x एंड y एक्सिस में। तो सिंपल यहाँ मान लेते हैं x एक्सिस एंड यहाँ मान लेते हैं हम y एक्सिस। इसको मान लो यहाँ पर ओरिजिन 0 एंड 0। अब यहाँ हमें करना क्या है, हमें इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर निकालना है। मतलब इस पॉइंट को हमें यहाँ से ज्वाइन करना है एंड इसको क्या बनाना है, वेक्टर के फॉर्म में लिख देना है। तो इसको हम लिखेंगे, मान लेते हैं कि ये R1 वेक्टर हो गया। अब सेकंड काम क्या करना है, इसको भी क्या करना है, यहाँ से मिलाना है, इसको आप पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो इसको यहाँ से मिला दो फिर से इस तरीके से, तो ये यहाँ से इसका वेक्टर बन गया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया। इसको नाम दे देते हैं हम R2 वेक्टर। अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोर्स ऑन Q2, इसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ Q1। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जिसकी वैल्यू में निकालना ऑलरेडी आती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन भी हमें पता है, यहाँ की वजह से फोर्स लगेगा इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं Q2 के ऊपर फोर्स की, तो जिस पर हम फोर्स निकालेंगे उसी पर हम क्या करेंगे, इस R वेक्टर का भी हेड बना देंगे। अगर मैं Q1 पर फोर्स निकालता तो इस वेक्टर का हेड मैं यहाँ डाल देता, लेकिन अगर मैं Q2 पर फोर्स निकाल रहा हूँ तो मुझे इसका हेड कहाँ डालना पड़ेगा, Q2 के ऊपर डालना पड़ेगा। तो जहाँ फोर्स निकालना है उसी के हम ऊपर R वेक्टर का हेड डालेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं, हमें निकालना है फोर्स का वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन, यही होता है फोर्स हमारे पास। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो हमारे पास ऑलरेडी मैग्नीट्यूड तो अवेलेबल है, ये रहा, इसको लिख दो यहाँ पर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब चाहिए हमें डायरेक्शन फोर्स की। तो देखो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में R वेक्टर है, ये वाला R वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में क्या है, हमारा फोर्स भी आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में R वेक्टर उसी डायरेक्शन में फोर्स, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं R की डायरेक्शन इक्वल है किसके, फोर्स की डायरेक्शन के। तो मतलब क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्लेस कर दो R कैप से, तो ये बन गया हमारा R कैप। इसी को बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आया समझ में। इसको एक और चीज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर R वेक्टर क्या होता है, R वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन। लेकिन देखो यहाँ पर R कैप की वैल्यू हमें मिल सकती है, कैसे, R कैप कितना हो गया, R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R। और एक और चीज हम जानते हैं कि मॉड ऑफ R को लिख सकते हैं हम सिंपली R, ये तो बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको R वेक्टर अपॉन R लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब क्या करो, इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दो, देखो क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2,
यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर है, यहाँ से आर वेक्टर अपॉन आर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक और फॉर्म निकल कर आ गई, किसकी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की। फर्स्ट फॉर्म ये रही एंड सेकंड फॉर्म ये रही। तो इसको हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। एक और चीज इसमें हम कर सकते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखो हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, एफ का वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर क्यूब एंड आर वेक्टर। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में ये वाली फॉर्म चेंज करके दे दी जाती है और हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीज़ है क्या, देखो यहाँ पर समझ में आएगा। हमने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन तो पढ़ लिया, इसके यूज से हम इसको एक और फॉर्म दे सकते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात देखो, R1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर किसका रिजल्टेंट बना रहा है, R2 वेक्टर का रिजल्टेंट बना रहा है। मतलब R1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं R2 वेक्टर, जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में समझ लिया है। तो अब क्या करना है, हमें यहां से आर वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहां पर आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एंड यहां पर मैं R की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, कैसे, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमारे पास R वेक्टर की वैल्यू भी आ गई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R यानी कि R की वैल्यू भी आ गई। इसको क्या करेंगे, हम सिंपली इसमें पुट करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। अब देखो F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2। R की वैल्यू, R वेक्टर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो यहाँ पुट कर लो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये रही, मोड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर क्यूब करना है, ये यहाँ पर क्यूब हो गया एंड ये हमारे एक और फॉर्म यहाँ पर तैयार हो गई। अब हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, एक चीज तो मैंने बोल दी, R वेक्टर का हेड वही होगा जहां हमें फोर्स निकालना है एंड Q1 Q2 हमेशा हमें साइन के साथ लेने हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो Q1 एंड Q2 ऑलवेज विथ साइन, हमें इनको हमेशा साइन के साथ ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो आई होप कि लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इस लेक्चर को आज यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय।